हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7th के एमसीक्यू। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर हम समानता चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को ये प्रभावित करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है यहां पर, भारत में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति भी कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर हों, और इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसे हम कहा जाता है। सेकंड है, मताधिकार की समानता होने के बावजूद भी हमारे देश में जातिगत असमानता व्याप्त है। थर्ड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा झूठन के जरिए एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभव को प्रस्तुत किया है। देखिए, पहला वाला कथन अगर हम उठा के देखें तो पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। भारत में सभी वयस्कों को यहाँ पर मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, शिक्षा किसी भी स्तर तक शिक्षा प्राप्त की हो, या फिर अनपढ़ हो, या फिर पढ़े लिखे हों, कुछ भी हो, गरीब हो अमीर हो, सभी को मत देने का अधिकार है। तो इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हम कहते हैं। थोड़ा सा मत के बारे में आप भी जान लीजिए कि पहले हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में हमारी जो वोट डालने की एज जो थी वो 21 साल थी। 21 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति वोट दे सकता था। लेकिन आपको पता होना चाहिए 61 में संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के जरिए हमने इसकी जो एज है वो घटाकर कितनी कर दी, यहाँ पर 18 साल कर दी। ठीक है, यहाँ पर एज कितनी कर दी गई, 18 साल का व्यक्ति अब यहाँ पर वोट दे सकता है। पहली बात तो यहाँ पर ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ वोट देने की प्रक्रिया में जो आर्टिकल 324 है, यानी आर्टिकल 324 के बारे में आप जानते होंगे। आर्टिकल 324 क्या है, यहाँ पर चुनाव आयोग का यहाँ पर प्रावधान करता है, यानी चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन और इन सब की शक्ति जो है वो चुनाव आयोग के पास होगी। ये आर्टिकल 324 बोलता है। वहीं आर्टिकल 325 जो है हमारे यहाँ, यानी हमारे संविधान का आर्टिकल 325 ये कहता है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर कोई अयोग्य नहीं किया जाएगा। और हाँ, एक बात और ऐड की गई है इसमें यही बात फिर से दोहराई गई है, इन्हीं के आधार पर, यानी कि धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति अपना दावा भी नहीं कर सकता है। ये बात इसलिए रखी गई है कि बाय द वे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए देश छोड़ गए हैं या फिर कहीं और किसी और देश के नागरिक हैं और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो ये दावा करें कि हम इस धर्म के हैं, हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर हमारे यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। पहली बात तो यहाँ पर यही ऐड की गई है कि भाई किसी को हम धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होंगे और कोई व्यक्ति इन्हीं के आधार पर दावा भी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 326 जो है आपका, जिसमें कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं ये वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न कराए जाएंगे। तो ये आपके वयस्क मताधिकार से संबंधित मैंने जो प्रावधान थे वो आपके सामने दर्शा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कथन आपका कहता है, मताधिकार की समानता होने के बावजूद हमारे देश में जातिगत असमानता व्याप्त है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ हमारा जो मत है वो लगभग समान है, यानी कि चाहे वो अमीर का मत हो, गरीब का हो, या फिर पढ़े लिखे का हो या अनपढ़ का हो, सभी का मत एक जैसा ही होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि समाज कैसे विभाजित है, समाज कैसे बटा हुआ है तमाम धर्मों में, तमाम जो धर्मों के बाद जातियों में भी, उपजातियों में, ऊंच नीच में। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में मताधिकार की समानता होने के बावजूद भी हमारे देश में जातिगत असमानता व्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा झूठन के जरिए दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभव को प्रस्तुत किया है। देखिए, यहाँ पर जो झूठन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा नहीं है, बल्कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। और इन्होंने अपने एक संघर्ष को बताया है कि किस तरह से इन्होंने स्कूल के दिनों में संघर्ष किया था, किस तरह से इन्हें दलित होने का एक दंड झेलना पड़ा कि जब बच्चे पढ़ाई करते थे तब इनसे विद्यालय का जो परिसर है वो साफ करवाया जाता था। तो पूरा इन्होंने जिक्र जो है अपनी आत्मकथा में झूठन में यहाँ पर जिक्र किया है कि दलित बालक के रूप में ये बड़े हुए हैं, तो बड़े होने तक इन्हें कैसी कैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा है, उन बाधाओं से कैसे जूझ कर ये आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने यहाँ पर अपने बारे में पूरी आत्मकथा झूठन के रूप में लिखी है। तो आप ये ध्यान रखना, इनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, इनका नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ओम प्रकाश जी हैं ये, इतना जान लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी आत्मकथा है झूठन।
तो यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 है आज आपका, भारतीय समाज में व्याप्त असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, भारत में मौजूद विविधता कई अवसरों पर भेदभाव का कारण बनती है। सेकंड, भारतीय समाज में संविधान निर्माण से पूर्व वर्ण व्यवस्था, जो है हमारा समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, यानी भारतीय समाज संविधान निर्माण से पूर्व किसमें, वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, जिसके कारण निम्न वर्ण की जातियां हाशिए पर रहीं। थर्ड है, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचती। आगे बढ़ते हैं, चौथा है यहां पर, हमारे देश में मौजूद अल्पसंख्यक समुदायों को संविधान में विशेषाधिकार मिलने के कारण असमानता का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए यहां पर हम 1 बाय 1 करके उठा के देखते हैं। यहां पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। भारत में जो विविधता मौजूद है, आप देख रहे होंगे कई सारे धर्मों के, कई सारे पंथों के विविध समुदाय रह रहे हैं हमारे यहाँ, कई सारे भाषाई समुदाय भी हैं, यानी हर स्टेट की भाषा अलग अलग है, ये बात आप देखते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कई अवसरों पर हमने ये देखा है कि हमारी विविधता जो होती है वो भेदभाव का कारण बनती है। आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं साझा करूंगा, और ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं पूर्वोत्तर के लोगों का, यानी जो पूर्वोत्तर के लोग आप जानते होंगे जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, यानी कि 7 बहनें कहा जाता है। उन राज्यों से आने वाले लोग अपने अनुभव कैसे बयां करते हैं, जैसे आपने देखा होगा आए दिन अखबारों में आता रहता है कि दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली छात्रा को चीनी चीनी कहकर लोग चिढ़ाते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो ऐसे करके ह्यूमिलिएट करते हैं उसे। तो इस तरह की आप खबरें आप अखबारों में आए दिन देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं, या फिर मूर्ख ही बोलेंगे हम उन्हें, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी विविधता जो है वो एक भेदभाव के रूप में तब्दील हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपनी विविधता को बचाना है, संगठित करके रखना है और इसे संपोषित करना है। तो कहीं ना कहीं आपके सामने पहला वाला कथन सही है कि भारत में मौजूद विविधता जो है ये कई अवसरों पर भेदभाव का कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड है, देखिए भारतीय समाज संविधान निर्माण से पूर्व, यानी हमारे देश में जब संविधान का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले हमारा समाज किसमें, वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे समाज में 4 वर्ण थे, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसमें सबसे निचले क्रम में जो रखे गए थे वो शूद्र थे। ठीक है, और शूद्रों में भी सबसे निचले क्रम में सबसे निचले जो क्रम में थे वो थे अछूत, अनटचेबल, यानी कि जिन्हें लोग छूते नहीं थे, जिनके छूने मात्र से लोग अपने आप को अपवित्र बताते थे। तो ये लोग बिल्कुल नीचे के तबके में रह गए, और नीचे के तबके में रहने की वजह से समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, और ये इसी वजह से हाशिए वाले समूह बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचती। देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि गरिमा होती क्या है। गरिमा का तात्पर्य है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझना। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी के साथ असमानता का व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं उसके सम्मान को ठेस जरूर पहुंचेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, असमानता के व्यवहार में हर कोई, चाहे आप हो या हम हो, किसी के साथ भी असमानता का व्यवहार अगर हो रहा है तो सम्मान को जरूर ठेस पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं गरिमा को यहाँ पर लिखा है ठेस नहीं पहुंचती है, नहीं, गलत है, ये ठेस पहुंचती है जब असमानता का व्यवहार होता है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे देश में मौजूद अल्पसंख्यक समुदायों को संविधान में विशेषाधिकार मिलने के कारण असमानता का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 में जो है उनके विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिसमें उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति वगैरह संपोषित करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। ये बात आप जानते हैं और आगे हम इस पर विस्तार में पढ़ेंगे भी आगामी चैप्टरों में। लेकिन फिर भी इन सब के होने के बावजूद भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है। और इस भेदभाव का एक नमूना आपके सामने, आपके चैप्टर में ही आपने पढ़ा होगा, अंसारी दंपत्ति की कहानी के रूप में आपने पढ़ा है। यानी अंसारी दंपत्ति को केवल उनके धर्म की वजह से कमरा नहीं मिल पा रहा था और उन्हें फिर सलाह दी है, यानी एक प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सलाह दी है कि आप अपना नाम बदल लीजिए तो आपको कमरा तत्काल मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जिन्हें विशेषाधिकार दिए गए हैं, इन सब के बावजूद भी हमारे समाज में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन बिल्कुल गलत है। यानी यहाँ पर लिखा है सामना नहीं करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। यानी अल्पसंख्यक समुदायों को भी हमारे यहाँ भेदभाव का या असमानता का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर पूछा यही गया है कौन कौन से कथन असत्य हैं। तीसरा और चौथा कथन असत्य है, तो आंसर है सी, केवल 3 और 4। आगे बढ़ते हैं,
समानता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां बताना है कौन सा कथन सही असत्य है, सॉरी यहां पर यह बताना है कौन सा कथन यहां पर असत्य यानी गलत है। पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति यानी देश के राष्ट्रपति से लेकर घरेलू काम करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। सेकंड, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। थर्ड है आपका, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। देखिए पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। कानून की दृष्टि में आपका अनुच्छेद 14 जो कहता है वो यही कहता है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है और सभी पर एक जैसा कानून लागू होगा और सभी को एक जैसे कानून का पालन भी करना हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कितने भी बड़े पद पर आसीन क्यों ना हो, उसके लिए कानून की नज़रों में वो सब समान है, यानी समान अपराध के लिए उन्हें समान ही दंड दिया जाएगा। तो ये पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगला वाला कथन यहां पर कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ अनुच्छेद 15 में, आर्टिकल 15 में संविधान के में ये बात लिखी हुई है, किसी के साथ हम धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें उपबंध में एक बात और लिखी है कि भाई हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। सार्वजनिक स्थान आप जानते होंगे, यानी कि भोजनालय हैं, होटल हैं या फिर मनोरंजन के स्थान हैं, ठीक है, ये सब सार्वजनिक स्थान बोले जाते हैं। बाजार वगैरह, हाट वगैरह हैं ये, ठीक है। इस सब इनके अलावा जो सरकारी सार्वजनिक स्थान है जैसे, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक सड़कों और नहाने के घाटों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये बात आर्टिकल 15 में ही लिखी है, ठीक है। ये दोनों जो हैं बातें ये आर्टिकल 15 में आपकी वर्णित हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा कथन यहां पर है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। देखिए हमारे संविधान में आपको पता होगा ये आर्टिकल रखने का प्रावधान इसलिए रखा गया क्योंकि संविधान निर्माण से पूर्व हमारे समाज में जो अनटचेबिलिटी थी उसका बोलबाला था। तो कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं के माइंड में ये बात थी कि हमें इसे बिल्कुल जड़ से खत्म करना है, तो इसलिए उन्होंने जिसे जो है फंडामेंटल राइट्स में रख दिया और इसे एक कानूनी अधिकार बनाते हुए अनुच्छेद 70 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का अधिकार रख दिया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में अनटचेबिलिटी को मानता है या इसको बढ़ावा देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। तो यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 18 में नहीं है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। तो यहाँ पे पूछा यही गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल चौथा वाला असत्य है। तो आंसर है आपका सी। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर बताया गया है भाई भारतीय शासन द्वारा संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को लागू करने के संदर्भ में यहां पर निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहां बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, भारतीय शासन ने समानता के अधिकार को कानून के द्वारा लागू किया है। सेकंड, समानता को सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रयासों में सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करना है। देखिए भारतीय शासन से अभिप्राय यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट से है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने समाज में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक तो प्रयास ये किया है कि कानूनी रूप से प्रावधान बनाए हैं, वो कानूनी रूप से प्रावधान आपने ऊपर देख लिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि भाई यहाँ पर जो समाज में आपके तमाम मौजूद जो लोग हैं, यानी तमाम विभिन्न स्तरों के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, तमाम हाशिए वाले समूह हैं, तो इन सबको मुख्य धारा में लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ अपनी कल्याणकारी योजनाएं भी चलाती है, सरकारी योजनाएं भी चलाती है, ताकि ऐसे समूहों को भी जो है आगे आने का अवसर मिले। यानी इन्हें लोन वगैरह देकर, इन्हें जो है इनकी कर्ज माफी वगैरह कर कर, इन्हें जो है और प्रोत्साहित कर कर ये लोग भी समाज की मुख्य धारा में आ सकें। तो कहीं ना कहीं समानता को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट दोनों तरह से प्रयास करती है, यानी कानून के द्वारा भी करती है और कुछ कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा भी करती है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। पूछा यह गया है कि भाई यहाँ पर कथन असत्य कौन सा है, तो यहाँ पर ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आज आपका। यहां पर पूछा है, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, देखिए मध्याह्न लिख दिया है, मध्याह्न लिखना था, यानी कि मिड डे मील, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां बताना है कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है।
पहला है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। सेकंड, स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रारंभ की गई थी। थर्ड है, 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने अपने राज्य के स्कूलों में 6 माह के अंदर इसे आरंभ करने का निर्देश दिए। चौथा है, मध्याह्न भोजन मिलने के कारण बच्चों की स्कूल में उपस्थिति में सुधार आया है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके मिड डे मील स्कीम की। तो मिड डे मील स्कीम का जो विचार है वो रसिया से लिया गया है, यानी रूस से लिया गया है। ये वाला विचार यानी रसिया से विचार ये लिया गया है। शुरुआत में मिड डे मील के बारे में हमारे यहाँ किसी भी स्टेट पर बाध्यता नहीं थी कि भाई आपको मिड डे मील स्कीम लागू करनी है, इसके बारे में बाध्यता नहीं थी। तो कुछ स्टेट ने वही है, कुछ स्टेट ने लागू की, कुछ ने नहीं लागू की, यही देखने को मिला। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय ने सन 2001 में ये बात कह दी कि आपको लागू करना ही करना है हर हाल में, फिर सभी स्टेट ने स्कीम लागू कर दी है। तो इसके बारे में पहला कथन ये है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन जो है स्कूल द्वारा दिया जाता है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर माध्यमिक वाले नहीं है। माध्यमिक का मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 9-10th वाले, ठीक है। यानी सेकेंडरी का मतलब आप जान रहे होंगे 9-10th वाले बच्चे। तो यहाँ पर 9-10th वालों को नहीं मिलता है। यहाँ पर 1 से 8 तक के बच्चे जो होती हैं, ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो अब विद्यार्थी होते हैं, उनके भोजन की यहाँ पे व्यवस्था होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रारंभ की गई थी। देखिए, सेकंड वाला कथन भी गलत है। सर्वप्रथम जो आपकी ये योजना थी, ये तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट की गई थी, यानी तमिलनाडु राज्य में आप ये जो है पहले स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड कथन है, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को अपने अपने राज्य के स्कूलों में 6 महीने के अंदर इसे आरंभ करने के निर्देश दिए। ये तीसरा वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। चौथा है आपका, मध्याह्न भोजन मिलने के कारण बच्चों की स्कूल में उपस्थिति में सुधार आया है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे, आपने देखा होगा, लंच के टाइम भाग जाते थे स्कूल से और वापस नहीं आते थे। तमाम बच्चे जो थे, क्योंकि उनके माँ बाप कहीं मजदूरी पर, कहीं खेती वगैरह में काम कर रहे होते थे, तो कहीं ना कहीं इस बहाने से वो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे कि भाई खाना कौन बना के देगा हमें, टिफिन कौन लगा के देगा उन्हें। तो इस वजह से तमाम बच्चे जो थे कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा से वंचित थे। साथ ही साथ गरीब परिवार वाले भी रुचि नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था स्कूल पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए तो हमें भी आज खेतों में काम करना पड़ा है, ऐसी उनकी सोच बनी हुई थी। लेकिन जब मिड डे मील मिलने लगा तो कहीं ना कहीं गरीब परिवारों के बच्चों को भी लगने लगा कि भाई घर में हमारे माँ बाप है नहीं, तो बेटर ये है स्कूल में पढ़ेंगे भी और खाने को भी मिलेगा हमें, और कहीं ना कहीं पोषण का स्तर जो है वो भी उसमें सुधार आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोषक तत्व हैं वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर तय किए हैं मानक कि इस मानकों पर बच्चों को पोषक तत्व दिए जाएंगे। तो आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, पूरा स्कूल में कहीं गए हो तो पूरा चार्ट लगा रहता है वहाँ पर, क्या संडे को या मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, पूरा उनका वीकली मेन्यू होता है। तो कहीं ना कहीं इन सब की वजह से कहीं ना कहीं स्कूल में जो देखेंगे उपस्थिति में सुधार आया है, यानी कि जो बच्चे हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होने की सोच रहे हैं यहाँ पर स्कूलों में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही साथ एनरोलमेंट जो है वो भी बढ़ा है, ये नामांकन भी यहाँ पर बढ़ा है स्कूलों में। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन कौन से कथन असत्य हैं, पहला और दूसरा कथन असत्य है, तो आंसर है ए, केवल 1 और 2 कथन असत्य हैं। प्रश्न नंबर 6 है आज आपका, संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हुए हैं। इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों द्वारा समानता के अधिकार के लिए चलाए गए आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रोजा पार्क्स जो एक यूरोपीय अमेरिकन महिला थी कि बस में विरोधी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अमेरिका में असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। सेकंड, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। देखिए, आपको पता होना चाहिए अमेरिका जो था किसी टाइम पर 2 खेमों में बटा हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो अफ्रीकी लोग थे, अफ्रीकी लोग वो लोग थे जिनको दास बनाकर यूरोपीय लोग वहाँ पर खेतों में काम करवाने के लिए ले गए थे, लेकिन समय चलते चलते वो वहीं के बासिंदे बनकर रह गए। तो ऐसे लोगों के साथ जो गोरे लोग होते थे वो भेदभाव करते थे। भेदभाव का आलम वहाँ पर इस कदर था कि भाई जो काले लोग हैं यानी ब्लैक पीपल हैं वो बस में बैठ नहीं सकते हैं, और मान लीजिए बस में किसी सीट पर बैठे हुए हैं और कोई गोरा व्यक्ति आके उनसे सीट मांगता है तो उन्हें खड़ा होना पड़ता था।
इनके काले लोगों के स्कूल अलग होते थे, हॉस्पिटल अलग होते थे, इनके प्रतीक्षालय वगैरह यानी जहाँ पर इनके वेटिंग रूम बनाए गए थे, जो है इनकी बस स्टैंड वगैरह बनाए गए थे, वो भी इनके अलग होते थे। इस कदर यहाँ पर आलम था। तो रोजा पार्क्स जो है एक यूरोपीय अमेरिकन महिला नहीं है, बल्कि अफ्रीकी अमेरिकन महिला है। ये बस में यात्रा कर रही होती हैं और बस में एक सीट पर बैठी होती हैं। वहीं पर एक गोरा व्यक्ति आता है और इनसे खड़े होने के लिए कहता है, तो ये साफ मना कर देती हैं कि मैं खड़ी नहीं होंगी। तो वहीं से कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया होती है और ऐसे करके आप देखेंगे एक जंग छिड़ जाती है इसके खिलाफ, और एंड में यहाँ पर एक जंग जो होती है वो नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में ये फेमस हो जाती है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि रोजा पार्क्स जो है वो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला है, ना कि यूरोपीय अमेरिकन। दूसरी बात ये है, इसका परिणाम ये होता है कि 1964 में आकर यहाँ पर नागरिक अधिकार अधिनियम बनता है और इसके आधार पर जो नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो भेदभाव है इसको यहाँ पर निषेध कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। पूछा यह गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल पहला असत्य है। तो आंसर है आपका ए, केवल एक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। तमाम नए अभ्यर्थी हैं जिन्हें मालूम नहीं है, और तमाम एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो भी ये वीडियो जरूर देखें। खास करके आपके सीटेट वाले अभ्यर्थी जो हैं वो भी इसे देखें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।